हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग जो सीटेट में जो सीडीपी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसको पढ़ रहे हैं। तो उसी में आज हमने जो टॉपिक लिया है अधिगम के सिद्धांत। कमेंट में कुछ लोगों ने कहा है कि थॉर्नडाइक या पेवलॉव इन पर और स्किनर पर कुछ वीडियो बना दी जाए। तो उसी में हमने जो अधिगम का सिद्धांत लिया है, इसी में से पार्ट्स हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को वीडियो देखने को मिले, और बेल आइकन दबाएं जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जो आज है ये टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सहचर या संबंधवाद का सिद्धांत। इसको बोलते हैं सहचरवाद या संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद, सहचर या संबंधवाद। फिर है दूसरा व्यवहारवाद, व्यवहारवाद। फिर है नंबर 3 गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद। तो सहचरवाद या संबंधवाद में इनमें भी निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसमें जैसे सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। और इसमें है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इसमें है पेवलॉव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और इसमें दिया गया है स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद में कोहलर है। इसमें दिया गया है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो पेवलॉव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसके नाम और हैं कुछ, वो हैं जैसे एक है क्लास्की अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इनके ये 2 नाम भी कहते हैं इन्हें। तो ये है अधिगम के सिद्धांत के 3 पार्ट किए गए हैं, सहचरवाद या संबंधवाद, फिर है व्यवहारवाद, फिर है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, फिर उसके बाद में सहचरवाद को सिद्धांत, सहचरवाद या व्यवहारवाद में इनमें सब में सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसमें जो सिद्धांत हैं वो है अनुकरण का सिद्धांत और प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। जो मुख्य सिद्धांत है वो दिए गए हैं अनुकरण का सिद्धांत और प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। फिर उसका व्यवहारवाद में पेवलॉव के अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको क्लास्की अनुबंधन का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके पेवलॉव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के ही ये 2 और नाम हैं। और इस व्यवहारवाद में ही दूसरा सिद्धांत है स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद में सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, और इसमें जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है कोहलर हैं।
तो ये जो सिद्धांत के बाद में ये जो प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है इसके बारे में थॉर्नडाइक ने बताया है। थॉर्नडाइक ने इसके बारे में, पैवलाव ने इसके बारे में, स्किनर ने उसके कोलर के बारे में, और प्रयत्न व भूल के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बताया है। तो हम ये अनुकरण का जो सिद्धांत है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत समझेंगे और जो अधिगम के जो मुख्य नियम, गौड़ नियम है वो पढ़ेंगे। तो अनुकरण के सिद्धांत में कहा गया है कि जब कोई चीज़ जितनी हमको कोई चीज़ सुनकर समझ में नहीं आती है उतनी हम देख कर समझते हैं तो या कर कर समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आती है। जैसे कि बच्चे हैं तो किसी बड़ों का अनुकरण करते हैं, उनका जैसा वो कर रहे होते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। जब उसे देख लेते हैं कि ऐसा कर रहे हो उसको ही करते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो ये अनुकरण का सिद्धांत है। इसके बाद में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत देखेंगे। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के बारे में इन्होंने कैसे बताया है, इन्होंने क्या किया कि एक पिंजड़ा या बॉक्स लिया और उसमें बिल्ली को बंद किया। इन्होंने एक पिंजड़ा या बॉक्स लिया, उसमें बिल्ली को बंद किया और उसका जो दरवाज़ा था वहाँ पे इन्होंने एक खटका लगाया हुआ था, उसको खटका बोलते हैं, खटका लगाया हुआ था और वहाँ इन्होंने खाना रखा था, खाने की चीज़ रखी थी। और यहाँ पे एक ऐसी खिड़की या कुछ वैसा लगाया हुआ था जिससे कि बिल्ली बंद तो रहती थी और उसको जाली लगाई हुई थी, उसको खाना बाहर का बिल्कुल साफ दिखता था। तो बिल्ली को जैसे ही खाना दिखता था तो कमरे में उछल कूद करती थी, वो सोचती थी कि कैसे भी खाना मिल जाए मुझे, लेकिन गेट बंद था। तो उछल कूद करते करते अचानक उसका पैर इस पे पड़ गया, ये जो खटका है इस पे पड़ गया। इस पे पैर पड़ने से ही ये दरवाज़ा खुल गया और उसने खाना ले लिया। तो इसमें बताया गया है कि ऐसे ही थॉर्नडाइक ने कई बार किया। पहले तो बिल्ली को बहुत देर लगी क्योंकि वो जानती नहीं थी कि यहाँ से पैर पड़ने से गेट खुल जाएगा और मुझे खाना मिल जाएगा। उसके बाद में जब उसके साथ हमेशा ऐसा होने लगा, फिर कई बार ये जो कोशिश की गई तो फिर बिल्ली समझ गई कि यहाँ पर जाने से ऐसे गेट खुलता है और मुझे खाना मिल जाता है। तो इसको ही थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल का सिद्धांत बताया है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत बताया है। कि जब हम भूल करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं तो हमसे भूल होती है और प्रयास और भूल करने के बाद ही हम सीखते हैं। जैसे बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, उससे पहले भूल भी हुई कि उसे नहीं मिला, फिर उसके बाद जब उसने बार बार प्रयास किया, उसके साथ डेली रूटीन में वही चीज़ होने लगी तो वो सीख गई कि मुझे ऐसे खाना मिलता है। ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। फिर थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए हैं, 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं अधिगम के 3 मुख्य नियम, 3 मुख्य नियम। इसमें नंबर 1 है तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। और तीसरा है प्रभाव का नियम। अगर हमसे मुख्य नियम पूछे जाएंगे तो हम यही 3 मुख्य नियम बताएंगे। इसको समझेंगे बाद में। इस तरफ हम लिख लें 5 जो गौड़ नियम है, थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम। गौड़ नियम इसमें है बहुवचन क्रिया का नियम,
बहुअनुक्रिया का नियम। नंबर दूसरा है, पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। फिर नंबर तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। नंबर 4 है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। नंबर 5 है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। स्थानांतरण का नियम। तो ये हमारे हो गए 3 मुख्य नियम, इनको समझते हैं। फिर 5 गौड़ नियम है, उनको समझेंगे। तो 3 नियम जो मुख्य नियम है, इसमें बताया गया है, थॉर्नडाइक ने बताया है, थॉर्नडाइक के ही अधिगम के 3 मुख्य नियम है, वो 5 नियम है। थॉर्नडाइक तो तत्परता के नियम में बताया गया है कि हमें सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरा मन जो है वो तैयार होना चाहिए। हमें सीखने के लिए जब तक हम तत्पर नहीं होंगे तो कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं। जैसे किसी को कहीं जाना ना हो, उसे जैसे उसे कुछ सीखना ना हो या उसे कुछ खाना ना हो, उसे ज़बरदस्ती वहाँ ले जाओ तो वहाँ ज़बरदस्ती ले तो जा सकते हैं, परंतु उसे खिला नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ सीखने के लिए तत्पर होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो मानसिक स्थिति है उसका तैयार होना ज़रूरी है। तो इसलिए बच्चों को सबसे पहले सीखने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। इसमें यह बताया गया है कि तत्परता के नियम में कि हमें सीखने के लिए पहले तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। हमारा मन जो है वो सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों का जो मन है सबसे पहले वो सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, उसके बाद में सिखाना चाहिए। फिर अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में हमें बताया गया है कि जब हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो उसे सीख जाते हैं। जैसे कि बिल्ली ने बार बार अभ्यास किया तो वो सीख गई कैसे गेट खुलता है और कैसे हमें खाना मिलता है। वैसे ही इसमें बताया गया है कि बार बार अभ्यास से सिखाया जा सकता है, सीख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में बताया गया है जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें संतोष मिलना चाहिए। जब हमें उससे संतोष मिलता है तो हम उस कार्य को अच्छे से सीखते हैं। अगर हमें संतोष नहीं मिलता तो उस कार्य को नहीं सीख पाएंगे। तो प्रभाव पड़ना चाहिए, उस पर कुछ हमें संतोष मिलना चाहिए उस कार्य में, तो उस कार्य को सीखते हैं। तो ये तीनों नियम हो गए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके बाद में थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम हैं। बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो इसमें जो पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, इसमें कहा गया है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए हम बहुत सी अनुक्रियाएं हमारे दिमाग में आती सीखते हैं। तो जब तक हम उन अनुक्रियाओं को तब तक हमारे दिमाग में आती रहती हैं या उन तब तक कोशिश करते हैं अनुक्रियाएं करने की जब तक कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। उन अनुक्रियाओं को हम तब तक करते हैं, बहुत सी अनुक्रियाएं आती हैं लेकिन हम उनको तब तक करते हैं जब तक कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। तो ये बहुअनुक्रिया का नियम है कि अनुक्रियाएं तो बहुत सी आती हैं पर जो सॉल्व करने की एक ही अनुक्रिया होगी, जब तक कि हम सही अनुक्रिया पे नहीं पहुंच जाते, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक हम सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर है मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम हमारी तत्परता के नियम के जैसा ही है कि जब तक हमारी मानसिक स्थिति तैयार नहीं होगी कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। फिर आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम में क्या होता है, इसका नाम ही अंश से है, तो आंशिक क्रिया के नियम में है
कि जब हम कोई चीज़, जैसे बड़ा कोई टास्क होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके जब हम सीखते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर सीखते हैं, तो हम जल्दी सीख जाते हैं। तो ये आंशिक क्रिया का नियम है। फिर है सहदृश अनुक्रिया का नियम। सहदृश अनुक्रिया के नियम में हमें बताया गया है कि जैसे कोई हम कार्य करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, जैसे पहले हमें प्रॉब्लम आई थी तो हमने क्या किया था, वो हमारे माइंड में होता है कि पहले हमने ये किया था। तो उसी तरह कि हमारे पास अगर दूसरी प्रॉब्लम आएगी तो हम वही करेंगे या उसी से मिलती जुलती कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो वो सादृश अनुक्रिया का नियम होता है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण के नियम में भी यही होता है कि जैसे जो हम पहले अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन के लिए, वही हम बाद के उद्दीपन के लिए भी वही अनुक्रिया करते हैं। तो ये हमारे थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम हो गए, ये मुख्य नियम हो गए। तो इससे प्रश्न बनता है ऐसे, जैसे कि हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ये 3 ऑप्शन हमें इसमें से दे देंगे और 1 ऑप्शन इसका दे देंगे। फिर इसमें से पूछेंगे कि कौन सा हमारा जो है मुख्य नियम है, थॉर्नडाइक का अधिगम का मुख्य नियम है, तो हम उसमें से ये बताएंगे। और ऐसे, या फिर ये 3 नियम दे देंगे, उसमें से एक ये दे देंगे। ऐसे भी पूछते हैं इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो ये वाला हमारा मुख्य नियम नहीं होगा। ऐसे करके प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में हमने थॉर्नडाइक के ये नियम पढ़े हैं। इसके बाद में अधिगम के नियम के बाद में वक्र हैं, अधिगम के वक्र हैं। ये थॉर्नडाइक के नियम थे और वो अधिगम का वक्र अलग से दिया गया, वो अधिगम के वक्र हैं। ये अब ये अधिगम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी में हम पढ़ते हैं। तो अधिगम के वक्र 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 है सरल वक्र। सरल वक्र जो है हमारा कैसे बनता है? सरल वक्र हमारा ऐसे बनता है, इसमें क्या होता है, सीखने की स्थिति हमेशा समान रहती है, इसलिए मानव के लिए ये असंभव वक्र है, क्योंकि सीखने की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है। तो ये क्या है, मानव के लिए असंभव वक्र है सरल वक्र। ये वक्र बना हुआ आता है ऑप्शन में और पूछ लेते हैं ये कौन सा वक्र है, तो ऐसे भी पूछते हैं। तो सरल वक्र में क्या होता है, इसमें सीखने की स्थिति या सीखने की गति समान रहती है। इसलिए यह वक्र मानव के लिए असंभव वक्र है। तो ये हुआ सरल वक्र। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, सरल वक्र का ग्राफ ये है, ये सीधी रेखा जाती है, क्योंकि इसमें सीखने की गति जो है एकदम सीधी होती है, समान रहती है, ना कभी कम होती है ना कभी ज़्यादा होती है। और इसलिए ये जो वक्र है मानव के लिए असंभव वक्र है, क्योंकि इसमें हमेशा सीखने की गति समान रहती है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है नतोदल, जिसे बोलते हैं। दूसरा वक्र है नतोदल या उत्तल धनात्मक बढ़ते निष्पादन वक्र। बढ़ते निष्पादन वक्र। इस वक्र का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है। इसमें पहले क्या होती है, सीखने की गति धीमी होती है, फिर बढ़ती चली जाती है, प्लस होती है, बढ़ती जाती है।
तो इसके जो नाम हैं वो नतोदल वक्र, उत्तल वक्र, धनात्मक वक्र और बढ़ते निष्पादन वक्र, इसके इतने नाम हैं। अलग अलग नामों से पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें शुरुआत में सीखने की गति धीमी, शुरुआत में सीखने की गति धीमी तथा बाद में तेज होती है। तथा बाद में तेज होती है। जो नतोदल, उत्तल या धनात्मक या बढ़ते निष्पादन वक्र है, इसमें जो है ऐसा हमारा ग्राफ बनता है जिसमें शुरुआत में इसमें क्या होता है, पहले क्या होती है, सीखने की गति धीमी होती है, फिर उसके बाद में तेज होती है। ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये हमारा नतोदल, उत्तल, धनात्मक वक्र है। इसके बाद में है, इसको बोलते हैं घटते निष्पादन वक्र और ऋणात्मक वक्र, अवतल या उन्नतोदल। तीसरा नंबर है उन्नतोदल। ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, वक्र का पठार भी इसे कहते हैं। वक्र का पठार, वक्र के पठार के नाम से भी पूछ लिया जाता है, वक्र का पठार भी कहते हैं। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ऐसे। इसमें जो पठार आ जाता है, ये क्या होता है, जो हमने दूसरा नंबर पढ़ा था उसमें पहले सीखने की गति धीमी थी और फिर तेज हुई। इसमें शुरुआत में सीखने की गति तेज, बाद में धीमी होती है। बाद में धीमी होती है। इसको इन नामों से जानते हैं। इसमें पठार बनता है, इसलिए इसको वक्र का पठार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुरुआत में जो सीखने की गति है वो तेज होती है और बाद में क्या होती है, धीमी होती है। तो इसलिए इसमें पठार बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, इसको वक्र का पठार कहते हैं। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट और 4th नंबर है, अधिगम के वक्र में लास्ट पॉइंट और 4 नंबर है, वो है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र या सर्पाकार या इसे एस आकार का वक्र भी बोलते हैं। एस आकार का वक्र। इसमें हमारा ग्राफ जो है कैसे बनता है, ग्राफ ऐसे बनता है। ये एस आकार या सर्पाकार मान लो, या मिश्रित वक्र ऐसे होता है। इसमें सीखने की गति असमान रहती है। असमान रहती है। इसलिए है मानव के लिए संभव वक्र है। इसलिए मानव के लिए
संभव वक्र। इसमें क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट है, मिश्रित वक्र सर्पाकार या ऐसाकार का वक्र बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप ग्राफ में दे रहे हो ऐसाकार का बना हुआ है, सर्पाकार भी बोल सकते हैं मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है सीखने की गति असमान रहती है, समान नहीं रहती है, कभी धीमी तो कभी तेज होती है, इसलिए यह वक्र जो है मानव के लिए संभव वक्र है। जो हमारा पहला वक्र था सरल वक्र, उसमें हमेशा समान रहती है सीखने की गति, तो मानव के लिए असंभव वक्र था, और ये क्या है, मानव के लिए संभव वक्र है। तो ये हमारा अधगम का वक्र और थॉर्नडाइक के बारे में जो हमने पढ़ा वो ये टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद में हम आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के पास अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचा सकें।